वेलकम बैक टू डिजिटल शिक्षा आप चैनल पर आपका सभी का स्वागत है। मैं केशव शर्मा आज आपके सामने क्लास 7th NCERT बेस्ड हिस्ट्री चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम है वेयर व्हेन एंड हाउ को आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसमें हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। और सबसे पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन। एंड इंट्रोडक्शन में हम ये समझेंगे कि आपकी जो क्लास 7th की हिस्ट्री है उसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे। जिस पीरियड में हम इसको पढ़ेंगे उस पीरियड का नाम है मेडिवल पीरियड एज कम्पेयर्ड विद द एंशियंट इंडिया। मतलब क्लास 6 में आपने एंशियंट इंडिया को पढ़ा था और क्लास 7th में आप मेडिवल हिस्ट्री को पढ़ेंगे। हाँ, मेडिवल हिस्ट्री आई मीन मेडिवल पीरियड ऑफ इंडिया, ठीक है। एज कम्पेयर विद द एंशियंट हिस्ट्री अ लार्ज नंबर ऑफ द लिटरेसी सोर्स आर अवेलेबल फॉर द मेडिवल पीरियड। अगर हम एंशियंट इंडिया से कंपेयर करें, एंशियंट हिस्ट्री से कंपेयर करें मेडिवल हिस्ट्री का, तो मेडिवल हिस्ट्री में आपकी जो लिटरेसी सोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। लिटरेसी सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जिनको हम पढ़कर समझ सकते हैं, कुछ पढ़ने के बाद उनको हम ऑथेंटिक मान सकते हैं। दे प्रोवाइड अ मोर रिलायबल इंफॉर्मेशन एंड इंसाइट अबाउट द लाइफ ऑफ द प्यूपिल ऑफ द मेडिवल पीरियड। ये जो लिटरेसी सोर्सेज होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिलायबल इंफॉर्मेशन देते हैं, इंसाइट अबाउट द लाइफ, मतलब लोगों की जो ज़िंदगी थी उस टाइम के मेडिवल पीरियड के टाइम की, उसको बहुत ज़्यादा रिलायबल करके हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। दीज सोर्सेज इन्फॉर्म अस द एडमिनिस्ट्रेटिव setup of the rulers, their theories, kingship, military achievements। अब ये जो लिटरेसी सोर्सेस हैं ये हमें क्या बताएंगी कि उस टाइम के जो रूलर्स थे वो किस प्रकार से शासन करते थे, उनके शासन के टाइम में किस प्रकार की मिलिट्री यूज़ करते थे, किस प्रकार के युद्ध होते थे, कौन कौन सी जो पॉलिसीज़ थी वो फेस करते थे, वो किस प्रकार के एडमिनिस्ट्रेशन का फॉलो करते थे, किस प्रकार का शासन था उस टाइम के रूलर्स के थ्रू वहाँ के एरिया में, वहाँ के राज्य में। ओके, दे आल्सो रिफ्लेक्ट द स्टेट ऑफ द कल्चरल। अच्छा, ये सारी चीज़ें तो हमने देखी कि राजा किस प्रकार वहाँ पे शासन कर रहा है, कौन सी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं, कौन कौन से वो युद्ध जीत रहा है, ठीक है। लेकिन इन सब से हटकर हम ये भी देखेंगे कि मेडिवल पीरियड का जो कल्चर था, उस टाइम की जो संस्कृति की थी वो किस प्रकार की थी, उस टाइम की जो इकोनॉमिक पावर थी इंडिया की वो कैसी थी, पॉलिटिकल पावर थी, पॉलिटिकल किस प्रकार के रूल्स होते थे, और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन किस प्रकार के थे, किस प्रकार की धार्मिकता की भावना लोगों के अंदर की थी, व्यक्ति की जो धार्मिक स्थिति वो किस प्रकार की थी। ओके, ये सारी चीज़ें हम क्लास 7th NCERT हिस्ट्री बुक में देखेंगे। ओके, वाइल नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द वाइल यूजिंग दीज रिसोर्सेज वी शुड कीप द व्यू ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। अब हम इस सारे रिसोर्सेज को अगर समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, तो हम किन किन पॉइंट्स को क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले द एब्सोल्यूट हिस्टोरिकल ट्रुथ इज़ इवेल्सिव। मतलब जो इस टाइम की हिस्ट्री है वो ट्रुथ पर आधारित है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें डायरेक्टली प्रूफ मिल रहा है, साक्ष्य मिल रहा है, जिनको हम पढ़कर हम क्लियर बोल सकते हैं कि हाँ ऐसा होता था। हमारे लिए हमारे पास लिटरेसी सोर्सेस मिल रहे हैं जो लिखे हुए हैं। एब्सोल्यूट इम्पार्शियल हिस्ट्री ऑफ द रेदर इम्पॉसिबल एवरी काइंड ऑफ प्रोडिसाइज caste, faith, personal religion, and religious etc. possessed by the historian as the exercise some influence recordings events and facts। अब इस बुक में NCERT आई मीन जो आपकी क्लास 7th की जो हिस्ट्री की बुक है, हम इसमें ये भी देखेंगे कि मेडिवल पीरियड में लोगों की जो रिलीजियस पावर थी, जो रिलीजियस थे और कितने वो रिलीजनल थे, और किस प्रकार उनके जो पर्सनल रेसिकल्स थे उन पर क्या क्या प्रभाव पड़ रहे थे उस टाइम के जो कॉमन पर्सन था उसका सोसाइटी में किस प्रकार का रूप था, सोसाइटी उसको कैसी मिल रही थी। ऑल पॉसिबल एफर्ट्स नीड टू बी मेड टू शिफ्ट फैक्ट फ्रॉम द फिक्शन। अब जो जितने भी जो पॉसिबल एफर्ट्स लगाए जा रहे थे वो शिफ्ट किए जा रहे थे किस प्रकार से, फैक्ट के ऊपर, मतलब वो मतलब ऑथेंटिक हो रहे थे क्योंकि हमारे पास उसका लिटरेसी सोर्स था। सिंस मोस्ट ऑफ द बुक्स वर रिटन ऑन दिस कमांड। मतलब ये जो पीरियड था इसमें बहुत सारी बुक्स लिखी गई। बुक्स किस प्रकार की, जैसे बायोग्राफी लिखी गई, ऑटोबायोग्राफी लिखी गई, बहुत सारे आपकी जो रिलीजियस बुक्स हैं वो लिखी गई। और उन बुक्स में जो इतिहास लिखा गया था, जो सिचुएशन लिखी गई, वो हमें एक्सप्लेन करती है कि उस टाइम की लाइफ कैसी थी, इंसान जो है उस टाइम किस प्रकार की सोसाइटी के अंदर रह रहा था। दे कंटेन द मटेरियल हैज़ टू बी ट्रीटेड विथ केयर एंड क्वेश्चन। मतलब किस प्रकार के लोगों को किस प्रकार से उन्हें ट्रीट किया जा रहा था, ये सब चीज़ें हमें जो बुक्स हैं उनके थ्रू भी पढ़ने को मिलेंगी। डिफरेंट सोर्सेज टू बी यूज्ड व्हाइल अराइविंग द सम डेफिनेट कंक्लूजन।
और जो बहुत सारे सोर्सेज हैं, सोर्सेज को पढ़कर उन स्टडी कर कर हम एक निश्चित एक क्लियर कंक्लूजन पर आ सकते हैं जो डेफिनेट होगा, जो निश्चित होगा। ओके, तो ये सब हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा। और नेक्स्ट पॉइंट है सोर्सेस ऑफ द इंफॉर्मेशन। अब जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही थी उसके सोर्स थे क्या, कौन से ऐसे सोर्स थे जिसको हम कह रहे थे कि हाँ ये लिटरेसी सोर्स हैं, इसके बिहाफ पर हमारी जो मेडिवल हिस्ट्री है उसमें ऐसा ही होता होगा, वो फैक्ट एंड फिक्शन की बात कर रहे हैं, वो ऑथेंटिफिकेशन की बात कर रहे हैं। तो वो सब डिपेंड करता है कि उस टाइम के सोर्सेस कैसे थे। एंड पहली बार मैं इस टाइप की कोशिश कर रहा हूँ, वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ जिसमें एक बुक रीडिंग के साथ साथ मैं ऑन कैमरा भी हूँ आपके सामने। और आई होप इट विल बी वर्क। एंड इससे पहले हम नोट्स की हेल्प लेकर जो है वीडियोस बना रहे थे, उसके हेल्प लेकर हम पढ़ रहे थे। बट आई थिंक आई शुड डू समथिंग यूनिक, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस। एंड नाउ कम टू द पॉइंट, सोर्सेज ऑफ द इंफॉर्मेशन। कि इंफॉर्मेशन के क्या क्या सोर्स थे। तो जो इन्फॉर्मेशन थी वो मेनली टू टाइप से आती थी, एक तो लिटरेसी और एक आर्कोलॉजिकल सोर्सेस। एक तो लिटरेसी सोर्सेस और दूसरी आर्कोलॉजिकल सोर्सेस। अब ये लिटरेसी सोर्सेस और आर्कोलॉजिकल सोर्सेस क्या होती हैं उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं लिटरेसी सोर्सेस। देखिए लिटरेसी सोर्सेस जैसा कि आप पढ़ने से समझ रहे हैं, लिटरेसी लिटरेसी मतलब जो भी चीज़ें ऐसी जो लिखी हुई हों जिनको पढ़ा जा सके, जो लिटरेट व्यक्ति ही मतलब लिख सकता है या पढ़ सकता है। ठीक है, किस पर पढ़ा जा सके, स्टेट पेपर्स एंड द ऑफिशियल एंड प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स रिटन इन द पर्शियन। मतलब ये जो मेडिवल पीरियड था इसमें जो मोस्टली आपको डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, जो प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स होंगे या ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जितने भी होंगे वो मोस्टली वो आपको पर्शियन लैंग्वेज में मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस टाइम में बहुत सारे मुग़ल एंड बहुत सारे जो मोहम्मदन्स थे, जो मुसलमान शासक थे, बहुत ज़्यादा आए थे इसमें। एंड प्रोवाइड मच इंफॉर्मेशन रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द पीरियड थ्रू मोस्ट ऑफ इट हैज़ बीन लॉस्ट। अब बहुत सारे जो सोर्सेस हैं वो नष्ट भी हो चुके हैं, वो खो भी चुके हैं। दोज फाउंड इन प्राइवेट कलेक्शन थ्रू द मस्ट लाइट ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन। अब जो भी हमें मिले हम उस पर, उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका जो प्रशासन है उस पर एक प्रभाव डालेंगे, उसकी इकोनॉमी को देखेंगे और द सोसाइटी ऑफ द टाइम, और उस समय की जो सोसाइटी थी, उस समय का जो समाज था, कैसे लोग थे, कैसे जीवन व्यतीत कर रहे थे, इस चीज़ को हम समझेंगे। अब जो मेडिवल पीरियड था, मेडिवल पीरियड में आपका दिल्ली सल्तनत एंड मुग़ल पीरियड भी था। अब दिल्ली सल्तनत एंड मुग़ल पीरियड में जो है आपको बहुत सारे टेक्सचुअल सोर्सेस मिलते हैं हिस्ट्री के। टेक्सचुअल सोर्सेस मतलब इस पीरियड में बहुत सारे लोगों ने अपनी बुक्स लिखी हैं, जैसे बायोग्राफी लिखी किसी ने ऑटोबायोग्राफी लिखी, जैसे अकबरनामा आपको पढ़ने को मिलेगा नेक्स्ट चैप्टर्स में। ठीक है, हुमायूं ने अपनी एक बुक लिखी थी, वो पढ़ने को मिलेगी। तो ये सारे जो सोर्सेज हैं हिस्ट्री के वो टेक्सचुअल फॉर्म में थे। सर्वल बुक्स रिटन बाय द पीपल इन दैट पीरियड हैव कम डाउन टू अस। और उस टाइम के जो लोग थे, उन लोगों ने जो बुक्स लिखी थी, जो उन्होंने लिखी थी, वही आज हमारे सामने है। और उस पीरियड की जो इन्फॉर्मेशन है हमें उस बुक से मिलती है। दिस इंक्लूड ट्रैवलॉग्स रिलीजियस बुक्स एंड मेमोरीज ऑफ द बायोग्राफ्स। अब ट्रैवलॉग्स कौन से होते थे? जो यात्रा करते थे और यात्रा करने के साथ साथ जो उन्होंने यात्रा में देखा, जो फील करा, जो अच्छे मोमेंट देखे, जो भी कुछ उन्होंने नोटिस किया, वो अपनी बुक में उसको लिखते थे। एंड रिलीजियस बुक लाइक जो आपके वेद हो गए, महाभारत, रामायण, या फिर अदर रिलीजियस बुक्स हो गई, जैसे गुरु ग्रंथ साहिब हो गया। एंड मेमोरीज बायोग्राफी, किसी ने बायोग्राफी लिखी है किसी की याद में, किसी की मेमोरीज में। एंड कुछ लोग ऑटोबायोग्राफी भी लिखते थे। तो ये सारे सोर्सेज कैसे हैं? पढ़ने वाले हैं ना ये, तो इसलिए इनको ये क्या बोलते थे? लिटरेसी सोर्सेज। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ देम आर डिस्क्राइब बिलो। अब इसमें से भी कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो आपके नीचे आपके डिस्क्राइब किए गए हैं। सबसे पहला हम आप पढ़ेंगे यहाँ पर रिलीजियस कंपोजिशन। रिलीजियस कंपोजिशन मतलब धार्मिकता से संबंधित जितनी भी आपकी कंपोजिशंस थी, जो बुक्स लिखी गई थी, उसके बारे में। दीज इंक्लूड दोज ऑफ द सूफी एंड भक्ति ट्रेडिशन। अब जो मेडिवल पीरियड था इसमें सूफी संत और भक्ति वाले लोग बहुत थे, जैसे कबीरदास, रहीमदास, ये सब लोग जो हुए हैं ये आपके मेडिवल पीरियड में हुए हैं। मोस्ट ऑफ देम आर पोएम्स एंड सेइंग द सूफी एंड द भक्ति सन्स कंप्लाइड बाय देयर फॉलोअर्स। अब ये जो वो लोग थे अपनी बातों को, अपनी चीज़ों को पोएम्स के थ्रू, गानों के थ्रू लोगों के सामने, अपने भक्तों के सामने प्रेजेंट करते थे, अपने फॉलोअर्स के सामने प्रेजेंट करते थे। और वही चीज़ें धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग शिफ्ट होते होते आज हमारे सामने भी पेश की जा रही हैं।
देयर आर आल्सो बायोग्राफीज, उसमें कुछ बायोग्राफीज भी होती थी ऑफ द सन्स, संतों की बायोग्राफी होती थी रिटेन बाय देयर फॉलोवर्स, जो उनके ही जो शिष्य होते थे, उनके जो अनुयायी होते थे, उनके द्वारा लिखी जाती थी। ओके, ये हो गया आपका लिटरेसी सोर्सेज में पहला रिलीजियस कंपोजिशन। अब इसमें भक्ति लिटरेचर, भक्ति लिटरेचर मीन्स अब भक्ति के भी अलग अलग टाइप थे, जैसे कोई राम भक्ति का पर्सन था, कोई कृष्ण भक्ति का पर्सन था, ठीक है। अब इसमें कोई विष्णु का था, तो इसमें अलग अलग टाइप्स के लोगों ने अलग अलग बुक्स लिखी हैं, उनको नैरेट किया है और आगे आज हमारे सामने हम उनको इजीली पढ़ सकते हैं। जैसे द नलारिया, द नलारिया दाय प्रबंधन इज द कलेक्टिव ऑफ द सॉन्ग्स एंड पोएम्स रिटन बाय द अलवर्स डिवोटीज ऑफ द विष्णु। सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि जो डिवोटी ऑफ द विष्णु है, जो विष्णु के डिवोटीज हैं, जो विष्णु के भक्त हैं, उनको क्या हम बोलते थे, अलवर्स। और ये कहाँ मिलते थे, ये आपको ये आई थिंक साउथ इंडिया में मिलते थे। और उनकी जो बुक्स होती थी, उनकी बुक्स में जितनी भी चीज़ें थी, वो मोस्टली सॉन्ग्स के फॉर्म में और पोएम के फॉर्म में पाई जाती थी। द सॉन्ग ऑफ द अंडल, अंडल मीन्स डिवोटी ऑफ विष्णु, एंड द कराइकल अमायर, कराइकल अमायर मतलब डिवोटी ऑफ शिवा, पार्ट ऑफ द नारायण ट्रेडिशन। मतलब ये विष्णु और शिव की जो है डिवोटीज करते थे, उनकी भक्ति करते थे, और उन्हीं के ऊपर सॉन्ग्स और प्रेयर्स को जो अपना मतलब जो ये लिखते थे, उनको सॉन्ग्स एंड प्रेयर के थ्रू उसको गाते थे और आराम से उसका कीर्तन करते थे। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज in the northern India, similar collects work have the survived, the song of मीराबाई, सूरदास, चैतन्य महाप्रभु, इनका नाम आपने सुना हुआ, जैसे मीरा के भजन, सूरदास, चैतन्य, ये सारे लोग जो मिलते हैं वो हमें मिलते हैं नॉर्थ इंडिया में। और जो हमने अभी इससे पहले पढ़े थे अलवर्स वगैरह के बारे में, या फिर डिवोटी ऑफ विष्णु या डिवोटी ऑफ शिवा, जो अपनी राइटिंग्स को, जो भी उनके लिटरेसी सोर्सेज होते थे, उन्होंने उसको किस वे में लिखा था, सिंगिंग के वे में, पोएम के वे में। ओके, अब नेक्स्ट आता है सूफी लिटरेचर। सूफी लिटरेचर्स में क्या होता था, देयर द ट्रिटीज अबाउट द सूफी फिलोसफी एंड द प्रैक्टिस, कलेक्शन ऑफ द सेइंग ऑफ द सन्स, कलेक्टेड द रिटन वर्क्स यूजली लेटर्स। अब ये जो है अपने जो यूजली लैंग्वेज जो यूज़ की जाती थी, जो नॉर्मल बाकी नेटिव लैंग्वेज होती थी, मोस्टली उस भाषा का प्रयोग करके लिखते थे। और लिखते क्या थे ये लोग, उसको इतना मतलब रियलिस्टिक लिखते थे, जो पढ़ने पर ही आज हमें बहुत ज़्यादा फील कराती कि उस टाइम के लोगों की सोच किस प्रकार की थी। एंड द बायोग्राफिकल अकाउंट्स ऑफ संस, और संत अपनी भी बायोग्राफी लिखते थे। पोइट्स लाइक आमिर खुसरो, आमिर खुसरो एक पोइट थे, बहुत ज़्यादा महान पोइट हुए हैं अपने इंडियन हिस्ट्री में। एंड सईद मोहम्मद जायसी आल्सो बिलोंग टू द सूफी संत। ये सारे लोग किस में आते थे, सूफी संत में, सूफी संत की कैटेगरी में। बोथ सूफी एंड भक्ति राइटिंग्स आर इन द लोकल लैंग्वेज। ये जो सूफी और भक्ति राइटिंग्स होती थी, वो आपको लोकल लैंग्वेज में देखने को मिलती थी। एंड रिफ्लेक्ट द कॉमन मैन्स लाइफ ऑफ दैट एज, और जो उस टाइम का जो कॉमन मैन था, उसके जीवन के बारे में बताती थी, उसको रिफ्लेक्ट करती थी। तो ये हमने अभी देख लिया सूफी संत। नेक्स्ट इसमें एक पॉइंट और रह गया है, बिसाइड दीज देयर आर द वर्क that do not fall into the religious category. These include the work of Kabir. They are also the 6 texts of Adi Granth Sahib, Guru Granth Sahib, composed in the medieval period. मतलब कबीरदास, सूरदास, मीराबाई, अलवर्स, और जो आपके सिख धर्म गुरु हैं, जैसे गुरु ग्रंथ साहिब जो आपकी लिखी गई है, ये सारी चीज़ें कहाँ लिखी गई हैं, मेडिवल पीरियड में। और ये सारी चीज़ें लिटरेसी सोर्स का पार्ट है, और लिटरेसी सोर्स में भी ये किसका पार्ट है, रिलीजियस कंपोजिशन में। तो आज की वीडियो में इतना ही, और इस चैप्टर को कंटिन्यू आगे नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड विद डिजिटल शिक्षा। हैव ए गुड डे, थैंक यू सो मच।